अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें मुख्तलिफ मोड़ आते रहे हैं। पहले ज़ाहिर है हमने एक शिद्दत पसंदी भी देखी, फिर हमारी झड़पें भी हुई और फिर हम आ गए मुज़ाकरात की मेज़ पर। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी रही है उसमें ज़ाहिर हमने देखा था कि एक वक्ती ट्रूस तो नज़र आया, सीज़ फायर हुआ, मगर अब सवाल ये कि क्या ये पायदार अमन में भी बदलेगा। दिफाई वज़ीर हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के, उन्होंने एक बयान दिया है इस हवाले से। उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर ये मुआहदा ना हुआ जिसके लिए तालिबान, अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान बैठे हुए हैं टेबल पर, अगर ये मुआहदा नहीं हुआ तो फिर हमारे पास खुली जंग का ऑप्शन मौजूद है। और साथ ही ये भी कहा कि मुझे लगता है कि वो अमन चाहते हैं। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि उम्मीद की किरण है अबाउट पीस, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर जंग की वार्निंग भी दे दी गई कि अगर आपने कोई छेड़खानी की तो हम पूरा रखते हैं हक़ आगे से रिएक्ट करने का। तो ये दो इंतहाओं के दरमियान हमारे रिलेशनशिप इस वक्त लटके हुए हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के ख़ात्मे का एक तफसीली लाहे-अमल पेश किया है। 3 पॉइंट्स है जिस पर गुफ्तगू हो रही है। 9 घंटे की तवील एक नशस्त हुई, एक जाम मुसव्वदा दिया गया और पाकिस्तान का यही दो टोक मौक़िफ़ कि अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्द सरगर्मियाँ जो उठ रही हैं, जो पाई जाती हैं, उनको ख़त्म किया जाए। ख़ास तौर पर TTP और उसके नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्तांबुल मुज़ाकरात महज़ आर्ज़ी सीज़ फायर का तसलसल ही साबित होंगे या वाकई एक मुस्तकिल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की बुनियाद रखी जा सकेगी, और फिर क्या दोनों ममालिक में एतमाद की बहाली मुमकिन है जब हर फरीक एक दूसरे को ज़ाहिर मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। और अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो क्या फिर वाकई हम खुली जंग के दहाने पर है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मुझे ज्वाइन है सीनियर तजिया का नजम साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और बीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि खुली जंग होगी अगर आज मुज़ाकरात ना हुए, कोई मुआहदा ना हुआ। तो आपको लग रहा है कि ये जो पीस टॉक्स हो रही है इतनी पीसफुल है नहीं, इसकी वाइब इतनी पीसफुल नहीं लग रही? जब आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं, जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं और इस तरह की सूरत हाल हो कि जंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ आपके तनाज़ात ऐसे हों जो कि जंग में बदल सकते हैं और आप गिव एंड टेक की पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ ऑब्वियस चीज़ें भी स्टेट करते हैं। आप बताते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। वो कुछ इसलिए भी उन्होंने ये कहा है क्योंकि अगर मुआहदा होता है तो उसमें, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, कि फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगी। गारंटी फ़र्ज़ करें अगर तुर्की देता है कि हाँ जी इस मुआहदे पे अमल दरामद होगा, या कतर देता है, तो अगर तालिबान उससे मुकर जाते हैं तो कतर और तुर्की के पास क्या ऑप्शन होगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने ये मुआहदा किया है, आप यानी मुकर गए हैं, लिहाजा हम आप पे सब पे धावा बोलने लगे हैं, या आप इतने पैसे आप हमें दें, या फलां फलां फलां, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा एक तरह की तंबीह की है, एक तरह की वार्निंग की है और सीरियसनेस बताई है कि हम लोग इस मुआहदे के बारे में संजीदा हैं। देखिए, एक दो बातों पे एतराज़ होता है बहुत सारे लोगों को, ख़ासतौर पे वो जिन्होंने कि इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनको पता है कि इस तरह की बातें नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जब भी कभी बात हुई वॉर एंड टेरर की, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद अमेरिका हमें हमारे हाल पे छोड़ के चला गया, और ये सच है लेकिन ये दलील नहीं है। ये सच है लेकिन दलील नहीं है। इसी तरह से तालिबान देखें जी, हमने 40 साल तक उनकी खिदमत की, उनको मेज़बानी फरमाई, उनको यूनाइटेड नेशन में जाके उनके बिहाफ पे उनके वो जो 9-10 बिलियन डॉलर फ्रीज हुए थे उन पे बाकायदा तकरीरें की, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में हमने एक बड़ी बिग कॉन्फ्रेंस करवाई अफगानिस्तान के लिए, तो देखें वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सच है, ये सच है लेकिन दलील नहीं है। दलील जो होती है ना बैनुल-अक़वामी आपके ताल्लुकात में, वो होती है यानी रियल पॉलिटिक की, उसके लिए बनाते हैं माहौल। मिसाल के तौर पे नेटो की फौजें इधर अगर आईं, अगर ये ऐसे हुआ तो हम यूक्रेन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है कि जी अब ये खालिस्तान की मूवमेंट फलां फलां फलां
जहां जहां पे भी होंगे, और वो इंडिया में जाके हरदीप सिंह निज्जर का वाकया पेश आ जाता है। मिसाल के तौर पे इजराइल कहता है कि ये सारा जो हमास है, ये हूतीज़ हैं, ये हिजबुल्ला है, इसके पीछे ईरान है, और ईरान के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हमने तबाह करना है। तो आप माहौल बनाते हैं। ठीक है, इस वक्त की आखिरी बात, पाकिस्तान का अगर आप माहौल देखें जो बना है, तो उसमें आपको एक सीरीज ऑफ यानी इवेंट्स नजर आएंगे। ओके, हमारी दहशतगर्दी के देख लीजिए कितने वाकयात, खासतौर पे जब से ये 2021 से आएंगे ये वाले तालिबान, जी जी, 22 के देख लीजिए फिगर्स, 23 के देख लीजिए, 24 के देख लीजिए, और 25 के खास तौर पे देख लीजिए कि किन किन इलाकों में कितनी दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। इसका मतलब है ये सच है, और ये दलील है कि इस बेसिस पे होगा। दूसरा, हम उनको बताते हैं कि भाई ये ख्वारिज हैं, ये टीटीपी है, ये आपके पास है, और फिर उसके बाद हम डिप्लोमेटिकली इधर से वफूद जाते हैं, बात होती है, और उनसे कहा जाता है कि देखिए जी ये जगह हैं, ये सबूत हैं, आप कुछ करें। वो नहीं करते। अच्छा, अब चूंकि हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, आपकी इस दहशतगर्दी का जो है वो एक एक जगह पे यानी हमें नाके लगाने पड़ रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ रहा है, हमारी मईशत पे फर्क पड़ रहा है। अब ये माहौल बन गया। इसीलिए हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे उनको आखिरी वो जो क्वेश्चन किया ना कि अफगानिस्तान के तालिबान हमें बता दें कि वो हमारे साथ हैं कि टीटीपी के साथ हैं, जिसके जवाब में कि उधर से जवाब आया, जिसके जवाब में उधर से जवाब आया कि ये जो दहशतगर्दी है ये आपका अपना अंदरूनी मामला है। उसके बाद आ जाइए फटाफट इन झड़पों की तरफ, और उधर से हमला होता है, और आप ये कंधार और ये जो यानी बाकी इलाके हैं उनमें करके उसके बाद फिर 2 मुल्क या 3 मुल्क बीच में आते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपको दलील देनी पड़ती है, क्योंकि आप सुपर पावर नहीं है, आप अमेरिका नहीं है कि किसी वक्त भी किसी भी जगह पे जाके आप कुछ भी कर देंगे और दुनिया कहेगी कि भी हम क्या कर सकते हैं। तो आप एक यानी डेवलपिंग कंट्री हैं, और आपके बहुत सारे मफादात हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा आपको उसका माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बन गया है, और अब इस वक्त ये है कि मुझे ये लगता है, हमारा तज्जिया ये कहता है कि इसमें से जो कुछ भी निकलेगा, एक तो ये है कि आर्जी होगा, वो आपने पूछा ना, आर्जी होगा, इस पे हमने टिक नहीं जाना, और हमने बंदोबस्त पूरे किए हुए हैं। और ये जो जंग वाली बात है, जरूरी नहीं है कि इस पे अमल पजीरी हो, लेकिन हो भी सकती है, और वो हमने बता दिया है, इसलिए कि पीछे सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। तालिबान को अगर जबान समझ आती है ना, तो वो यही जबान समझ में आती है। उनके सामने आप दलीलें दे रहे हैं, अंग्रेजियां बोल रहे हैं, दरी जबान में उनको बता रहे हैं, ये उनका माहौल नहीं है। उनके दिमागों में घुस के अगर आप देखेंगे पता लगेगा सिर्फ बंदूक है, बात खत्म। और वो उन्होंने यानी ख्वाजा साहब ने साफ कह दिया है कि मुआहदा करें, नहीं हुआ तो जंग होगी, और खुली जंग होगी। इसका मतलब है हिलाली साहब के जो जुबान उन्हें समझ आती है, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उसी की तरफ अल्टीमेट सोल्यूशन के तौर पे इशारा किया है कि अगर तो मुआहदा नहीं हुआ, ज़ाहिर कोशिश तो हम कर रहे हैं, मुसलसल डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने बात की, मुज़ाकरात की मेज़ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त भी, जबकि मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हुई हमारी सरहदों की, बट स्टिल वी आर टॉकिंग। बट जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, इसी तरफ इशारा है कि बात से बात नहीं बननी शायद। हाँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने वो बिल्कुल वो कहा है जो कहना चाहिए था और जो वो समझते हैं, और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर अमन नहीं होता, अगर तुम आने देते हो, तुम्हारे टेरिटरी से जो वो टीटीपी जो पना लिया है उधर, वो आते रहते हैं और रोकते नहीं है उनको, तो फिर जंग होगा, और होगा। इसलिए होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा, उनके सेंचुरीज को ख़त्म करेगा, और करना भी चाहिए। और अगर वो करेगा तो जंग होगा, बिल्कुल जंग होगा। इसलिए और कोई तरीका रहा नहीं है। जब आप लोगों को पालते हैं, हथियार और पैसे उनको उधर मिलते हैं, और वो हमारे जगह हमें आके मारना चाहते हैं, और आप कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एक ही तरीका है, उनको हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो लिहाजा इट मीन्स वॉर, और वो जंग होगा। तो देखिए, पाकिस्तान और चाहता है, पाकिस्तान ये सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान 3 चीज़ें चाहता है बेसिकली।
रोको उनको क्रॉसिंग, डिसमेंटल करो उनके बेसिस, अरेस्ट करो और एक्सपेल द टीटीए। अगर ये नहीं होगा तो जैसे भी आप कितना भी देर लगे, एक न एक दिन जंग होगा और होना भी चाहिए। इसलिए वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस। मीर साहब, एक तरफ ख्वाजा से साहब की स्टेटमेंट आती है, इस पर भी प्लीज़ कमेंट्री करिएगा कि ये हमें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या पीस टॉक्स नहीं मददगार साबित होंगी, ये इसका इशारा है। और दूसरी तरफ फिर आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब की भी स्टेटमेंट आई जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला इंटेंसिफाई करता है तो वो उसमें भी मीडिएट करेंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे रीड कर रहे हैं? एस्केलेट कर रही है सिचुएशन? देखिए, जो ट्रम्प बात कर रहे हैं उनका मिशन कुछ और है। वो बेचारे का एक आखिरी टेन्योर है, लास्ट लेग्स पे है, उसको चाहिए एक नोबेल पीस प्राइज, दैट्स इट। छोड़ दें आप, पॉलिसीज वही रहती है गवर्नमेंट्स की, जो मर्जी आए। ठीक है। बात आती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की। जी, अच्छा कहा है कि ये हम अगर ना हुआ तो ये हुआ, लेकिन ये कहना कि हम जाके आपको फिर ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज नॉट डिप्लोमेटिक। आप प्रोवोक ना करें अपनी स्टेटमेंट्स के साथ। आपको कोई जरूरत नहीं प्रोवोक करने के लिए। आप कह सकते हैं हम आपका ट्रेड ट्रांजिट बंद कर देंगे, हमारा ये कर देंगे, ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर ही होता है, लेकिन एक सॉफ्टर टर्म्स के साथ। जब आप खुद कहते हैं कि फिर हम आपका ये कर देंगे, डोंट फॉरगेट कि सिंपैथेटिक्स पाकिस्तान में भी हैं, सिंपैथेटिक्स अफगानिस्तान में भी हैं। तो जब आपकी एक स्टेटमेंट जाएगी, ये बड़ी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट होती है, इस स्टेटमेंट को टोन डाउन करके करें। हमने जो करना है हम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे तरीके से करें, जैसे पंजाबी में एक लफ्ज होता है गुजी, हम इसको ऐसी गुजी मारे ताकि उनको पता भी चल जाए, हम उनको पेंटी भी लगा दें। ये चीज होती है। तो ये जब हम एक धाड़ के करेंगे, हम ये कर देंगे, अगले आपका क्या ख्याल है? ये एरिया इमोशनल एरिया है, ये प्रैक्टिकल एरिया नहीं है। वहां भी इमोशंस है, इधर भी इमोशंस है। हमें इमोशन से काम नहीं करना, डिप्लोमेटिकली काम करना है। और डिप्लोमेसी के अंदर आप बड़ी संजीदगी दिखाते हैं, थोड़ी सी लचक भी दिखाते हैं, लिहाज भी दिखाते हैं। करना तो हमने वही है जो हमने करना है एट द एंड ऑफ द डे। सो बेसिकली मैसेज उनके पास है, बट अगर ये मैसेज एक सॉफ्ट तरीके से चला जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और ये बिल्कुल सही कहा, इनको ये मार से समझते हैं, लेकिन हम कब तक मरेंगे और मारेंगे? क्या यही एक एंड रिजल्ट है? नो, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज ऑलवेज नेगोशिएशंस। हुदैबिया से ले लो, जो मर्जी ले लो, वर्साइल ले लो, जो मर्जी आप कर लो, ट्रीटी से बात बनती है। तो अब ये अगर मान जाते हैं तो वेल एंड गुड फॉर द रीजन, दैट्स द बॉटम लाइन। राइट। और आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कि एक इंटेंशन है इन टॉक्स की, आपको लगता है पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि अफगान तालिबान का क्या रवैया, क्या मिजाज है, क्या माइंडसेट है, क्या आइडियोलॉजी है? Now that is a very important thing you've raised. जब आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो अगर आपके अल्फाज चुने और संजीदा और अच्छे होंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आपके प्रोवोकेटिव होंगे और थ्रेटनिंग होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता कभी भी। हमारा इनके साथ ये चलता रहेगा, लेकिन हम इनको डैम्पर करते रहेंगे, ना करो ना करो ना करो, करना हमने वही है। आप देख लो हमारे क्या इनके साथ रिलेशन है, ये अटैक करते हैं, हमने देखो उनका क्या क्या हाल किया। तो बात हमने तो करना वही है, लेकिन हम फिर भी मैं कहूंगा एक सॉफ्टवेयर इमेज है, एटलीस्ट ऑप्टिक्स है दुनिया के लिए और अपने लिए भी और अफगानियों के लिए, क्योंकि अफगान तो हमारे नेबर्स हैं जी। हम इनके लिए बात करेंगे कि भाई हमने तो आपको समझाया है, हम तो समझा रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि जिस तरह हिलाली साहब कह रहे हैं ट्रेड बंद कर देंगे, बिजनेस हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। लेकिन कहना कि हम आके भड़काएंगे आपको, नो, That is not the way it is. ठीक है। इस पे नजमुल साकिब साहब, मुझे आपका भी कमेंट चाहिए। मीर साहब भी कह रहे हैं कि एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और ये यूज़ हो सकती है, ऐसी ज़ाहिर टेंशन का माहौल है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, साथ में बॉर्डर पर भी टेंशन है, तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या वाकई एक्ट ऑफ वॉर प्रोवोक कर रही हैं? डू यू एग्री विद दैट? एक लिहाज से मीर साहब ठीक इसलिए कह रहे हैं कि जब आप वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी में होते हैं तो बड़े देखभाल के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को ये कहना है कि हम खुली जंग करेंगे, तो आप आराम से ये कह सकते हैं कि अगर ये मुआहिदा नहीं हुआ, आपने हमारी बात न मानी, तो नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। लेकिन इधर मसला ये है ना कि ये जो सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जिस तरह हम सब कह रहे हैं, ये उसको समझने के लिए आपके अक्रॉस द टेबल है कौन? मैंने जिस तरह से ये कहा कि डू इन रोम एज द रोमन्स डू, कि आपने उनकी जबान में उनसे बात करनी है, और वो किस चीज की जबान समझते हैं बता दीजिए। वो जिस जगह से उनकी दलील शुरू होती है और ख़त्म होती है, वो जंग है। अफगानिस्तान में देख लीजिए, ये नहीं है कि ये जो तालिबान इस वक्त हैं ये टोटली रिप्रेजेंट करते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन वो खुशकिस्मती या बदकिस्मती है उधर के लोगों की कि इस वक्त उन पे वो काबिज हैं, और वो आपके पास आ जाएंगे, बात कर लेंगे, लेकिन मुकर जाएंगे। अब उनको उनकी जबान में समझाना है, तो लिहाजा ये जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नागुज़ीर था। और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को और हमारी पूरे जो हमारी अस्करी क़यादत है या हमारी वफाकी हुकूमत है, बल्कि मैं तो इनमें प्रोविंशियल हुकूमतें भी इस्तेमाल यानी शामिल करूंगा, कि इस पे एक हो के आपने करना है कि हमने अब फैसला कर लिया है कि दहशत गर्दी इधर से आती है, अफगानिस्तान से, और उसका हमने मुकाबला करना है, और यही एक रास्ता है। ऑन टॉप ऑफ इट, वो कहते हैं ना टू टॉप इट ऑल, वो ये है कि अब ये प्रॉक्सी बन रहा है हिंदुस्तान का। यहां पे आके डायनामिक्स बदल जाती हैं। जब डायनामिक्स बदल गई, तो अब आप ना सिर्फ इनको मैसेज दे रहे हैं, आप कहीं और भी मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली वालों आप भी सुन लें। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है ये। अब अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और आखिरी वक्त में ख्वाजा साहब ये ना कहें कि वो ये हो गया था और जो है वो इस तरह से है, तो फिर वो इस तरह से नहीं। आपने कहा है, अब करके दिखाइएगा। और हिलाली साहब, आप क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी बनता जा रहा है इंडिया की, तो फिर ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे होंगे? और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात फिर जस्टिफाई हो जाती है, और पैगाम आपको भी लगता है कि इंडिया की तरफ भी जाता है? इंडिया तो चाहता है ना जी, इंडिया तो बड़ा खुश होगा सुन के कि हम कह रहे हैं कि जंग हो जाए। अगर जंग हो जाए तो हु विल बी हैप्पी? नोबडी विल बी हैप्पियर देन इंडिया। वो तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, बात असल ये है कि ये जो है अगर आप इनकी अफगान हिस्ट्री देखें ना, तो आप देखेंगे कितना इनका रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ एक ज़माने में इतना अच्छा हो गया कि हिंदुस्तान ने इनका पार्लियामेंट इनको बना के दिया। इनका पता नहीं वो पैलेस भी शायद बना के दिया है, वो जो बादशाह रहते थे। पार्लियामेंट तो मुझे पक्का पता है बना के दिया है उनको। तो इंडिया हैज ऑलवेज यूज देम। ये मर्सनरीज को पैसे देते हैं, $1 बिलियन दे रहा है इंडिया भाई। हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है $1 बिलियन के लिए। इंडिया ने कहा ये लो, ये खुश नहीं होंगे? आखिर इनको क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं उनको, यार प्लीज कहो कि तुम्हारे फोर्सेस जो हैं तुम इस्तेमाल करोगे टीटीपी को क्रॉस बॉर्डर से रोकना, जो तुम्हारे कानून के खिलाफ है, तुम्हारे वादों के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के कवेनेंट के खिलाफ है, मत करो। ठीक है, कहते हैं हाँ हम नहीं अपना जमीन कभी ये वो। देखिए, फॉरगेट इट, रूरल रस्टिक वैगबॉन्ड्स, इनसे क्या आपने करना है? यू हैव टू निगोशिएट। अफसोस है, यू हैव टू निगोशिएट, मगर व्हाट डू यू थिंक, कौन सी लैंग्वेज आर यू गोइंग टू स्पीक? बस एक लैंग्वेज है, मनी एंड वेपन्स, टेक योर पिक। मनी एंड वेपन्स, ये तो आपने बात बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद कर दिया। नाज़रीन, इसका सिलसिला जारी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पिछले सेगमेंट में हम अफगानिस्तान और टीटीपी के हवाले से बात कर रहे थे और फिर इसके बाद ज़ाहिर है दहशतगर्दी का मसला जो कि एक उसका कॉज बन जाता है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हमने देखा कि रियासत पूरी कोशिशें कर रही है दहशतगर्दी के ख़ात्मे की, जंग लड़ रही है मुसलसल। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सरहदी निगरानी की जा रही है, फिर शिद्दत पसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। उसमें ज़ाहिर है हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो फितना अल खारिज है उनकी भी अच्छी खासी कैजुअल्टीज़ सामने आ रही हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही है, इसके कुछ असरात हैं और वो असरात हैं गली मोहल्लों में, कारोबारों में और घरों तक में महसूस किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए। अब इसमें मसला ये कि जहाँ रियासत ज़ाहिर एफर्ट्स पुट करती है और ये ख्वाहिश है कि कम्बैट किया जाए टेररिज्म के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, वहीं केपी हुकूमत के कुछ रिजर्वेशंस हैं और केपी हुकूमत प्रोटेक्ट करती है अपने आवाम को। वो कहते हैं कि जी केपी के लोग मुतासर होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस के नतीजे में, डिसप्लेसमेंट के इशूज़ होते हैं, फिर मईशत का मसला आ जाता है, फिर जो सयाहत है वो मुतासर होती है, टूरिज़म का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर बिज़नेस मॉडल है केपी में। तो फिर इसी पस मंज़र में हमने देखा था कि जब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अब से कुछ हफ्तों पहले, तो उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि असल में दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं वो सिर्फ सरहद पार नहीं है बल्कि हमारी अपनी गवर्नेंस की खामियों में भी हैं और ख़ास तौर से उन्होंने केपी गवर्नमेंट का जिक्र किया था इसके अंदर। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ है मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, यानी गवर्नेंस के मसाइल पे केपी में कानूनी और इदारा जाती कमजोरियाँ हैं और फिर दहशतगर्दों के साथ जो मुज़ाकरात की सियासत है, ये वो फैक्टर्स है जो उन्होंने निशानदेही की थी जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। और ये भी उन्होंने कहा था कि जब तक सियासी इख्तिलाफात नहीं ख़त्म हो जाते तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो सकता और दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। तो फिर अब सवाल ये है कि रियासत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने अज़म पर कायम है, लेकिन कायम रहते हुए केपी के अवाम और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से डील किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इस सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है प्योर इंटेंशंस हैं और मसला टेररिज्म का सबके सामने है, लेकिन उसके कुछ कोलेटरल डैमेजेस होते हैं जो हम देखते हैं और उसकी वजह से जब भी ऑपरेशंस की बात की जाती है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो वहाँ की जो आवाम है, ख़ास तौर से केपी गवर्नमेंट और केपी की आवाम, वो इस बारे में बात करती है कि हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हाउ डू यू थिंक इट कुड बी बैलेंस्ड? देखिए, मेरे ख्याल में जो केपी का इस वक्त ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है वो फैसले सही फैसले कर रहा है। अच्छा, देखिए, उसको पता है, वो ट्राइबल है, उसको पता है कि जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो डिसलोकेशन कितना होता है, डिस्ट्रक्शन कितना होता है और डेथ कितना होता है, उसको पता है। इसलिए कि वो उस इलाके का है और उस इलाके में ही ये किस्म के ऑपरेशन शुरू होते हैं। और जब एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, जितना भी आप नरमी से एक मिलिट्री ऑपरेशन करें वो किस्म की नरमी नहीं हो सकती। हाँ। वो मिलिट्री का कसूर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उनका टारगेट ये है कि दहशतगर्दों को रोको, उनके जो लोग उनको मदद करते हैं उनको ख़त्म करो एंड पीस ले आओ। तो तो ये इट हैज टू बी अ हार्ड ऑपरेशन, ये सॉफ्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता। अच्छा। बट अ हार्ड ऑपरेशन में ये सब चीजें होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो चीफ मिनिस्टर कर रहा है, अरे भाई ऑपरेशन शुरू करने के पहले लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक। और ये काफी नहीं है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, ये काफी नहीं है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। ऑल्दो मैं चीफ मिनिस्टर हूं उस प्रोविंस का एंड ऑल्दो अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सब चीज जो है मेरे जिम्मे हो गई है, ट्राइबल एरिया खत्म हो गया है, दे मर्ज हो गए हैं। मगर पूछो उनसे, क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है? उस लेवल तक बढ़ गई है? क्या उसी टैक्टिक्स के साथ हम खत्म कर सकते हैं या आप लोग खुद ये टेररिस्ट के साथ कुछ ज्यादा अगर करें? तो अगर इस किस्म का फीलिंग है तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज और दैट फीलिंग को उभारें, उनको मदद करें, उनको इनकरेज करें। वो है द पीपल्स फीलिंग्स। मलिक से बात करो, उनसे कंसल्ट करो। भाई जिरगा सिस्टम अगर खत्म हो गया है, मालिक तो उधर हैं, दे आर देयर, वो जानते हैं लोगों का सोच और ख्याल, उनसे बात करो। देखो किस किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए, दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फौज और उधर के लोग मिलके कि हम इनको कैसे डील करें इफेक्टिवली। और देखिए दूसरी बात ये है, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, मगर अखबारों में जो खबर आता है
ये केपी में एक फीलिंग है, अब पता नहीं है इसलिए है कि पीटीआई है या इसलिए है कि सच है, हम तो कराची गए हैं, मगर केपी में लगता है कि एक किस्म की फीलिंग है कि हमें ट्रीटमेंट ठीक नहीं, शैबली ट्रीटमेंट हो रही है। हमारा ट्रीटमेंट शैबी है इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है उधर, इसलिए कि जो लोग हैं हमारे पार्टी के खिलाफ हैं, तो और ना हमें वो मिल रहा है जो हमारा हक बनता है। आज उन्होंने कंप्लेन किया कि पंजाब गवर्नमेंट हमें आटा ठीक से नहीं दे रही है। आज उसने कंप्लेन किया कि फंड्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी नहीं ठीक से बट रहा है, और बिजली के पेमेंट जो उनको मिलनी चाहिए ये वो पता नहीं कितने करोड़ और ये वो नहीं मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स हमारे साथ एक सुतेला भाई का वो जो होता है उस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है। तो मैं आपको कहता हूं दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड, दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। ये नीड्स टू बी एड्रेस। अगर झूठ है तो फिर एक्सपोज करें उसको, दे उनको जो उनका राइट है अंडर द फाइनेंस डिवीजन ऑफ एसेट्स, दे उनको और उनसे पूछे क्या है, क्यों ऐसी बातें करता हूं। टेक देम अप इन पब्लिक, आर्ग्यू विद देम, टॉक विद देम, ट्राई एंड कन्विंस देम, फाइट देम, मगर इस तरीके से करें कि यू आर ऑन अ जस्ट कॉज। अब सब लोग समझते हैं उनको आटा नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है और ये हो रहा है, और साथ साथ देखिए ऐसी दबाव है उन पे। देखिए सो देयर इज अ वे ऑफ अप्रोचिंग दिस, और ये पॉलिटिशियंस का काम है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब। जब भी कोई सूबा या लोग मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हम उन्हें कह देते हैं, उसके बाद उनकी ग्रीवेंसेज होती हैं उसके पीछे। अब अगर वहीं पर कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी जो ज़रूरी है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम के लिए, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उन ग्रीवेंसेस को ख़त्म करके उन्हें एतमाद में लेकर और फिर ये चीज़ें की जाएं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगी? वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। जो आप बोएंगे वही चीज निकलेगी। डोंट यूज दीज हार्ड वर्ड्स। आप एक कह दो कि हम एक ड्राइव करेंगे अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट्स, एक ड्राइव करेंगे। एक आम आदमी जो है उसके लिए ये लफ्ज बड़े भारी पड़ते हैं, उसके वो गलत माने ले जाता है, अवाम आपके खिलाफ हो जाती है। और इसके अंदर आप बड़े चूज करके लफ्ज रखें कि आप अपना काम भी कर लें और इनको भी पैसिफाई करें। जो मैं बात कर रहा हूं, हम इमोशनली एक इस तरह कर, यार आर्मी ने अपने के लोगों पे ऑपरेशन करना है, बिल्कुल नहीं, हमारी आर्मी कभी भी नहीं करेगी। द क्वेश्चन इज कि जहां से सुहेल अफरीदी इज कमिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, जब भी ये, अब मैं अवाम की बात कर रहा हूं जी, अवाम जब भी पनाह देगी ऐसे दहशतगर्दों को और उस जगह से वो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान आर्मी वहां रिटेलिएट करेगी। इट डजंट मैटर सिविलियन हो या ना हो, जिस जगह से फायर आएगा पाकिस्तान आर्मी वहां रिटेलिएट करेगी। फिर बाद में कहानी क्या बढ़ेगी, नियति शहरी मार दिए, और वो नियति शहरी थे क्यों वहां, ये बताओ ना मुझे। तुम पहले क्यों नहीं तुम स्क्वील अप करते। ये जो विसल ब्लोअर की अभी गवर्नमेंट बना रही है स्कीम, बड़ी अच्छी बात है, आप बताएं कि दहशतगर्द यहाँ है वहां है। तो इसके लिए हमें ऑल अराउंड अवाम की भी तो कोऑपरेशन चाहिए ना। हम हर चीज गवर्नमेंट पे, मिलिट्री पे डाल देते हैं, अवाम क्या कर रही है। अवाम को नहीं पता कि उसके अंदर अगर कोई गलत आदमी है, शर पसंद आदमी है, भाई आप किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को बताएं, ताकि आप, वो कहते हैं ना, यू निप इट इन द बड। तो जब ये चीज बढ़ जाती है तो फिर एक बहुत बात का बतंगड़ बन जाता है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जितने भी हमारे बहन भाई हैं, अगर आप समझते हैं कि अगर कोई शर पसंद अनासर आपके एरियाज में फिर रहा है, आप फट रिपोर्ट करें, डरें मत, क्योंकि डरना, अगर डरेंगे वो तो आपको वैसे लेके नीचे चले जाएंगे। उनका तो काम यही है बम मार के मरना और मार देना। तो आप कौन है, सोचे ना जरा 2 मिनट के लिए। ये एक चीज है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा कि व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। खुदा के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है। ये जो जिनको हम मदरसा कहते हैं, मदरसे से सारे निकले हैं, मदरसे से सारे निकले हैं, इन मदरसों को अपग्रेड करो, इसमें अच्छे लोग बिठाओ, पढ़े लिखे बिठाओ, जो कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनको एक अच्छी तालीम मिले। तो जब वो बड़े होंगे उनको कोई इंडॉक्ट्रिन नहीं करेगा, उनको कोई गलत रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। और ये जो चीज है, ये आप फिर वही बात आ गई ना, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। तो इस चीज को हमने लॉन्ग टर्म का सोचना है, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है।
मैंने तो आपको शायद बताया भी होगा रामीन, ये जो आपके पिछले वजीर आजम थे, मैंने कहा यार आप तकरीर करने जा रहे हैं, खुदा के लिए कोई पैसा शैसा ना मांगी, उनसे सिर्फ क्या है कि मदरसों को हमें फंड कर दो ताकि हम मदरसों को ऊपर लेके आए। देखो जब आप इनको करोगे, ये मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, ये HSN कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड दिस एंड दैट मिनॉरिटी है। मेजॉरिटी जो है आपकी रोड पे बेचारे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं और वो इंडॉक्ट्रिन हो जाते हैं। तो आप इनको यहाँ से एजुकेट करना शुरू करो, यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल। एजुकेशन 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 इज द आंसर। ऑफ कोर्स। वेलकम बैक जी। मैं एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रही थी और उसमें पाकिस्तान की मईशत के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ और वो वर्ड था कि इस वक्त पाकिस्तान पीक स्टेबिलिटी की पोजीशन में है। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे डिग इन किया जाए तो इसका मतलब ये कि ये एक आर्जी इस्तेहकाम है, यानी ठीक है अब डिसरप्शंस नहीं हैं या जिस तरह दिवालिया होने जा रहा था इस तरह की जो बातें हो रही थी वो नहीं है, लेकिन अब एक पीक स्टेबिलिटी पे पहुंच चुकी है और अब यहाँ से आप या तो संभाल लें इसको या फिर ये दोबारा रिवर्स कर जाएगी। इसके अलावा हमने देखा कि जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो ये बताती हैं कि शरह सूद और टैक्सेस बढ़ाकर मईशत को संभाला गया, यानी जो पीक स्टेबिलिटी आई वो इसके नतीजे में आई, टैक्सेस बढ़ाए गए, शरह सूद, मगर अभी भी ब्रीथ करने की नहीं मिल रही स्पेस, यानी वही पुराना चक्कर हम देख रहे हैं जो कि दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं। पहले इस्तेहकाम आता है, फिर वक्ती तरक्की आती है, फिर दोबारा खसारा और फिर बहरान आ जाता है और अभी वही कहानी नज़र आ रही है अपरेंटली। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माशी तरक्की को इस तरह दोबारा शुरू किया जाए कि करंट अकाउंट खसारा दोबारा ना बढ़े। फिर IMF के साथ हालिया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान को $1.5 अरब तक रसाई मिलने की उम्मीद है, जिससे ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ेंगे, मालियाती एतमाद को सहारा मिला है। मगर सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सिर्फ बैरूनी कर्ज़ों के जरिए ही पायदार तरक्की मुमकिन है। अब इस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मसला बढ़ता जा रहा है, खासतौर से सैलाब के बाद, और फिर ट्रांजिट रेट भी बंद हुई हुई है, तो आम के लिए महंगाई का दबाव है। प्याज, चीनी, अंडे, टमाटर, हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, बेरोज़गारी में इजाफा होता हम देख रहे हैं। फिर एविएशन सेक्टर की एक मिसाल देख लें कि ये वही मुल्क है जिसकी कौमी एयरलाइन ने एमिरेट्स को अपने जहाज़ और अमला दिया था और आज कर्ज़ों में ये दबी हुई और निश्कारी के इंतज़ार में है। जबकि एमिरेट्स को हमने देखा है कि उनके 40 बरस मुकम्मल हुए और दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइन वो इन 40 बरसों में बन चुकी है। और क्या फ़र्क है? सिर्फ ये है कि नज़्म ज़ब्त विजन और मुआशी बुनियादों का फ़र्क है। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इस्तेहकाम ज़रूर हासिल किया, मगर अब असल इम्तिहान पायदार तरक्की का है और इसके लिए क्या कर रही है हुकूमत, इस पर बात करेंगे इस सेगमेंट में। PJ मीर साहब, ख़ास तौर से एयरलाइन के हवाले से PIA की एयरलाइंस बहाल हुई हैं, एक एतमाद बहाल हुआ है, मैनचेस्टर में कल परवाज़ गई पहली। आप देख रहे हैं कि इससे हमारी इकॉनमी में कहीं ना कहीं इस्तेहकाम आएगा एविएशन सेक्टर की वजह से? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अब आपको भी एक एनालिस्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं, बड़ा अच्छा एक एनालिसिस दिया आपने। देखें, जब एविएशन की हम बात करते हैं उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और वो अपनी हिमाकत से हुआ है। हम यहाँ कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो 5 साल पहले बंद हो गया था हमारी एयरलाइन यूरोप और UK अमेरिका के अंदर बिकॉज ऑफ एन एयर क्रैश, बिल्कुल झूठ है। ये बंद हुआ था क्योंकि आपके एक मिनिस्टर ने, गुलाम सरवर खान ने एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी थी ऑन बैड एडवाइस कि हमारे पायलट्स की फेक डिग्रीज हैं और फेक लाइसेंसेस हैं। बिल्कुल झूठ। क्या इस आदमी को एज एविएशन मिनिस्टर नहीं पता कि आपके हर 3 महीने के बाद ये इनके जो सिमुलेटर्स पे जाते हैं और इनके लाइसेंसेस रिन्यू होते हैं, और इस तरह की आपने करके वो उनके कान खड़े हो गए कि ये इस किस्म के लोग अंदर आ रहे हैं, बंद कर दिया। वहां तो गाड़ी नहीं आपको चलाने देते वो। तो एक तो ये वजह। बहरहाल अब ये रिवाइव हुआ और ये रिवाइव हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सारा जो बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज था वो कहाँ जा रहा था? आपकी फॉरेन एयरलाइंस लेके जा रही थी। जब फॉरेन एयरलाइन सारे लेके जाए तो PI तो नीचे जाएगा। ठीक बात है। और जब आप मईशत की बात करती हैं, इकोनॉमी की बात करती हैं, आज ये जो PIA के इंचार्ज हैं और ये जो रनर्स हैं, ये कान खोल के सुन लें कि आपके ट्रैवल एजेंट्स पूरी दुनिया के अंदर ये क्या करते हैं? इनका माफिया है। ये पैसे आपसे डॉलर्स, येन, पाउंड्स में ले लेते हैं। अच्छा। और पैसा पाकिस्तान में नहीं आता। मैं आपको बड़ी खास बात बता रहा हूँ। ये पैसा नहीं आता, या रुपए में आता है और PIA जो है मार खा जाता है फॉरेन एक्सचेंज से।
हमें फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है। आपका करोड़ों डॉलर इधर होता है, वो बहुत ट्रेवल एजेंट वहां पे वो खा जाता है, पीआई को रुपए में पैसा मिल जाता है यहाँ। सो द क्वेश्चन हियर है, इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने चाहिए। ये बड़े हमारे लूप होल्स हैं, लकूनास हैं, जिसके अंदर हम पैसा फॉरेन एक्सचेंज का लूज करते हैं। दूसरा, यहाँ जो लोग हैं, जब आप कहते हैं कि मैशत को बढ़ाना है, जब तक आप रेड टेप को खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा। ठीक बात है, कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वन विंडो इसीलिए इन्होंने शुरू किया था। बिल्कुल, वन विंडो शुरू करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो। पिछली गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था, करो उसको आगे लेके चलो, जो अच्छी चीज है उसको लेके चलो आगे। और ये जब आप करोगे, ये इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी बेस ओरिजिन के, उन्होंने अपने बिजनेसेस यूएई में, मिडिल ईस्ट में और ऑफ कोर्स इन स्पेन एंड अमेरिका एंड यूरोप में लगाए हुए। वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, मुझे बताएं ना। ठीक बात है। आज जब आप डरोगे, आपका तो डर पहले एयरपोर्ट भी हो जाता है, जिस तरह आपकी इंटेरोगेशन होती है कि पता नहीं आप जेल में जा रहे हो या। तो हमें एक सॉफ्टवेयर इमेज जब आप प्रेजेंट करोगे पाकिस्तान का, आप देखोगे हमारे पास हर किस्म का पोटेंशियल है, हर किस्म का पोटेंशियल है। हमें जो आपने बुनियादी सवाल किया है, मैं हमेशा मैंने कहा है, कईयों को कहा है कि छोटे छोटे मॉनिटर्स रखो। आप तो बड़े ओम्बड्समैन रखते हो, छोटे छोटे मॉनिटर्स हर इदारे और इंस्टीट्यूशन पे रखो और लोगों की कंप्लेंट सुनो। तो जब अब वो इमीडिएटली रेक्टिफाई होगा तो आपके जो स्पैनर इन द वर्क्स है वो रुक जाएंगे, एक आम आदमी को फैसिलिटेशन मिलेगी। बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा होगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जो आपका फॉरेनर होता है वो ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। हमें तो पैसा चाहिए भाई, हमें तो पैसा चाहिए। और मैं आपको एक बिफोर आई गो एक चीज बताता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में था ऑन 42nd स्ट्रीट, लोगों ने पता है कि वहाँ क्या होता है, सारी गैजेटरी एंड ऑल दैट। तो मैं एक दुकान पे था, तो मैं कैमरा लेने गया, तो बाहर कोई लड़ाई शड़ाई हो गई, पता नहीं किसी ने मार दिया। तो वो क्या कहता है, देखो ये कितने पागल लोग हैं, ये चाकू इस्तेमाल करते हैं, गन्स इस्तेमाल करते हैं, ये देखो मैं आपसे पैसा कितने प्यार से ले लूं। थिंक अबाउट इट। कि आप एक तरीके से भी काम कर सकते हो, लेकिन क्या मार धाड़ के ये होना है यार, ये किसी को चोरी करना है, करप्ट करना है यार। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द कंट्री। ये नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। नजमू साकिब साहब, आर यू सेटिस्फाइड with our government's performance regarding economy? देखिए, मईशत बहाल हो रही है, हुई नहीं है। ठीक है। यूँ समझिए कि क्राइसिस जो था, वो जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट था, वो अब एक फ्रेजिल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी कमज़ोर इस्तेहकाम जो है उसकी तरफ जा रहा है। यानी बॉटम लाइन ये हुई कि मरीज़ जो है वो ICU से तो बाहर आ गया है, लेकिन उसको जो अमराज लाहक है ना, उसकी रिकवरी और उसकी ट्रीटमेंट, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा। अब IMF के साथ मामलात आपके ठीक चल रहे हैं, फॉरेक्स आपका थोड़ा सा बेहतर हो गया है, करेंसी स्टेबल हो गई है, करंट अकाउंट्स थोड़ा सा जो है वो आपका सरप्लस में है। लेकिन उस तरफ दिया कि कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी GDP जो आपकी ग्रोथ है वो 2 से 3% से आगे घिसट नहीं रही, आगे बढ़ नहीं रही। आपकी टैक्स बेस जो है वो उसी तरह से कमज़ोर है। आप सब्सिडीज जो हैं उसको बंद नहीं कर रहे, आप लोगों से टैक्स नहीं ले रहे। आप ये SOEs जो आपकी हैं, जिसकी ये अभी यानी PAE की बात हो रही थी, इनके ऊपर जो हिसाब किताब है इसको कुछ करें ना निजकारी करें, ये सारा कुछ हमें पता है। जी। अब ये जो सवाल है ना कि पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहे कि उनको यहाँ पे आके जो है वो हिस्सा देना पड़ता है। पाकिस्तान में वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो अपने वापस पैसे भेजने लगते हैं तो उनको कई किस्म के पेपर चेज में लगा दिया जाता है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे दहशतगर्दी है और यानी TTP ने अत चुकी हुई है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की है कि जो बाहर का इन्वेस्टर है वो बांग्लादेश जाना चाहता है, वो श्रीलंका जाना चाहता है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस और सरचार्जेस लगा दिए हैं। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में वो इसलिए नहीं आ रहे कि वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये जो आपकी SIFC बनी हुई है ना जी, इसका बेसिक मकसद ही ये था कि इन्वेस्टर जो बाहर से आ रहे हैं और FDIs जो आ रहे हैं उनको एक वन विंडो, तो वन विंडो भी आपके पास है। मसाइल का हमें पता है, मसाइल का हमें पता है, उनके हल भी पता है, और थोड़ी सी दयानतदारी की कमी है, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए। दयानतदारी की कमी है। ज़फ़र इलाही साहब, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो जब इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेसेस में
सरमायाकारी में जब वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें भी कुछ कंसर्न्स रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर से एम्बेसीज से रिलेटेड, ये कि जब भी वो उनके पास दरख्वास्त लेके जाते हैं तो वही बात कि ये रेड रिबन का मसला, फंस जाते हैं, काम नहीं होते उनके। तो व्हाट डू यू थिंक एम्बेसीज को डू, क्यों नहीं वो हेल्प आउट करती हैं? और फिर ज़ाहिर डिस्करेजमेंट होती है इस तरह से, तो इकॉनमी में इफेक्ट आता है फिर। देखिए, एम्बेसीज पे कुछ हो सकता है ज़रूर, मगर हमारा जो पूरा सिविल सर्विस स्ट्रक्चर है, इट्स बियॉन्ड रिकॉल, इट्स बियॉन्ड रिफॉर्म, तो उस पे छोड़े। मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात है और आप सोचिए कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं। हमारे क्या इम्पोर्ट्स हैं रामीन? हमारे इम्पोर्ट्स टोटल 56.48 बिलियन डॉलर्स इम्पोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने? 32.44। डेफिसिट कितना है? 24 बिलियन डॉलर्स। अब ये जो 24 बिलियन डॉलर्स हैं, आप ये और हमारा गो बैक टू द एक्सपोर्ट्स, ये जो 32 बिलियन डॉलर्स हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, ये आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि ये सब पैसे जो हम भेजते हैं वो वापस मुल्क को आ जाता है? बिल्कुल नहीं आता। एट एनी गिवन पॉइंट 1 से 3 बिलियन डॉलर फंसे हुए होते हैं, वो वापस नहीं आता है मुल्क को। क्यों फंसे हुए होते हैं? 2 वजह। एक तो करप्शन है, और दूसरे जैसे बिजनेसमैन कहता है जिसको बेचा, यार वो पैसे उधर मैं आपसे ले लूंगा, वो उधर ही रहने दो कुछ देर के लिए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।